हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब थ्रेड लाइक सेल ऑर्गेनल, राइट। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बॉडी। सो माइटोकॉन्ड्रिया ये टर्म हमने कैसे डिराइव किया है एक बार ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इसके ओवरऑल फंक्शन के बारे में एक हिंट मिल जाएगी, रटना कम पड़ेगा। तो माइटो का मतलब थ्रेड लाइक और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बॉडीज़। तो थ्रेड लाइक बॉडीज़ जो हमें माइक्रोस्कोप में विजिबल होंगी उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए नॉर्मल तो इसका साइज कुछ अलग है, दैट इज सॉसेज शेप, राइट। आइदर यू कॉल इट एज सॉसेज शेप और कुछ ऑर्गेनिजम्स में इसका साइज होता है सिलेंड्रिकल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इन जनरल अगर मैं बात करूं तो सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होता है, बट जब आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको थ्रेड लाइक दिखाई देगा और इसी से इसका नाम पड़ा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के पास उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी उस पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कितनी हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, राइट, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, जैसे हमारी मसल्स ले लीजिए, हमारी जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, आपके हाथ और पैरों की मसल्स, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की मसल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अगर आपकी मसल्स की बात कर लें या फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स की मैं बात कर लूँ, दोनों ही केस में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। सीधा सा कारण है कि इन दोनों सेल्स की, दोनों टिश्यूज़ की, दोनों ऑर्गन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ हमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या करना होगा, कम करना होगा। ओके, तो जैसे अगर आप माइक्रो एस्टेरियास या क्लोरेला में देखेंगे, एल्गी है, क्लोरेला इज एन एल्गी, इनके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मात्र 1 है, जबकि हमारी ही मसल्स की बात कर लेंगे तो ये कई गुना बढ़ जाता है। और उसमें भी उन मसल्स की बात करें जो आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं तो नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण सिर्फ इतना सा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस से मेरा मतलब है जो हमें एनर्जी बना के देने वाला है। ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी हमें? हमारी बॉडी तो एटीपी के अलावा कोई और एनर्जी का फॉर्म समझती ही नहीं है। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू प्रिपेयर एनर्जी फॉर यू एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वैरी करेगा। यहाँ तक हमारी बात हुई। कई ऑर्गेनिजम्स में या कई सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जब बहुत सारे प्रेजेंट है तो उनके ग्रुप को हम कॉन्ड्रियोजोम बोलते हैं। इट इज़ वन इन द सेम थिंग, जस्ट ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज कॉन्ड्रियोजोम्स। प्लांट सेल्स की एक्टिविटीज़ लेस होने से, इनके अंदर मूवमेंट कम होने से या न होने से, लोकोमोशन तो करता नहीं है भाई प्लांट, जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स कैरी करते हैं जैसे हम, जैसे एनिमल्स, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। प्लांट सेल्स के अंदर सिर्फ मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता। और क्योंकि लोकोमोशन नहीं होता इसीलिए प्लांट सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसा है, कम, जबकि एनिमल सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। उसमें भी अगर हम बात करें तो हायर एनिमल्स के अंदर और ज़्यादा है और लोअर एनिमल्स के अंदर कम है। हायर एनिमल्स से मेरा मतलब है वर्टिब्रेट्स, राइट। ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कैट फैमिली हो गई, डॉग फैमिली हो गई, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स, हायर ऑर्गेनिजम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी वैरी करता है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। ये सॉसेज शेप होते हैं, ऐसा होता है बच्चों सॉसेज शेप, दिस इज व्हाट इज सॉसेज शेप। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज शेप का ऑर्गेनल है या फिर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेल। डायमीटर ऑन एंड ऑन अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर रेंज है, वेरी कर सकता है, ये एक एवरेज साइज दिया है हमने। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस पे मैं डिस्कस करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होने के साथ साथ एक एक्टिव सेल ऑर्गेनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ उसके स्ट्रक्चर को भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कैसे समझते हैं एक बार?
भाई अगर कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी सेल है, फॉर सपोज ये मेरा सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। इस डीएनए से जब मुझे प्रोटीन बनाना है तब मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और दूसरे वर्ड्स में समझूं तो हर बार प्रोटीन्स को बनाने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंडेंसी शो करनी ही पड़ेगी, या आपको प्रोटीन्स बनाने के लिए डीएनए पे डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्टिन्यूसली एनर्जी बना रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्टिन्यूसली एंजाइम्स लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों एनर्जी का सिंथेसिस बिना एंजाइम्स के तो हो ही नहीं सकता। हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जहाँ पर हमें एटीपी बनानी है, जहाँ पे सेल्स ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन शुरू करेंगे। तो अगर एनर्जी जनरेशन आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू रिक्वायर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं बच्चों? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कौन बनाता है? प्रोटीन्स को बनाने के लिए मुझे ज़रूरत है आरएनए की। आरएनए किससे बन रहा है? आरएनए बन रहा है डीएनए से। तो हो गया डीएनए पे डिपेंडेंसी। कैन यू रिलेट दिस? डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन्स बने, ये प्रोटीन्स मॉडिफाई हो गए किसमें? एंजाइम्स में, और इन्हीं एंजाइम्स को माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करेगा इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया को खुद का डीएनए दे दूं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट हो, तो क्या ये प्रोसेस कंपैरेटिवली जल्दी नहीं हो जाएगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, और ये अपने डीएनए की मदद से दो काम बहुत आसानी से कर पाता है। पहला काम तो वो अपना रेप्लिकेशन कर पाता है बाइनरी फिशन से, और दूसरा काम वो अपने लिए ज़रूरत के प्रोटीन्स को, मतलब एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर पाता है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होने के साथ साथ अपनी डिपेंडेंसी न्यूक्लियस पे कुछ कम रखते हुए खुद का रेप्लिकेशन भी कर सकता है, राइट। तो इसके सेमी ऑटोनॉमस होने के हमें दो फायदे हैं, एक तो नेसेसरी एंजाइम्स प्लस खुद का रेप्लिकेशन। और क्योंकि ये अपना डीएनए खुद कैरी करता है, हर नए माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होने वाला है, इसीलिए मैं इसे सेल विद इन सेल भी बोल सकती हूँ। एक सेल है और उस सेल के अंदर एक दूसरा सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों दूसरा सेल बोला मैंने? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। एक तरीके से हम इसे एंडोसिम्बायोन्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंडोसिम्बायोन्ट बोलने से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया सिम्बायोसिस एसोसिएशन से कनेक्टेड है। मतलब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जहां दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए वी कंसिडर इट टू बी एन एंडोसिम्बायोन्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को मैं डिस्क्राइब करूं तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि स्मूथ दिख रही है, कंटिन्यूस दिख रही है, और इसका एरिया भी आपको लिमिटेड दिख रहा है। लेकिन अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें आपको कई सारे फोल्स दिखाई दे रहे हैं, और कई सारे फोल्स होने के कारण ज़रा नोटिस करके देखिए, आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कंपेयर करके देखिए। क्या इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा नहीं हुआ? यस, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हमने इनर मेम्ब्रेन में कई सारे फोल्स रखे हैं, और इन फोल्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। द टेक्निकल टर्म इज क्रिस्टे। क्रिस्टे का मतलब होता है इनर फोल्स ऑफ मेम्ब्रेन। और कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन, आउटर नहीं। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन हैव वेरियस फोल्स नोन एज क्रिस्टे। ये क्रिस्टे जो हैं, इन क्रिस्टे के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनका डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं यही पार्टिकल्स, राइट। आउटर मेम्ब्रेन को अगर मैं नोटिस करूं तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स का कॉम्पोजिशन कंपैरेटिवली
ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इनर मेम्ब्रेन में नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में भी डेफिनेटली है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है हमारे पास उसमें प्रोटीन्स का नंबर ज़्यादा है। रीज़न, ये इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स के टच में है। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी सेल ऑर्गेनल का बैकग्राउंड सब्सटेंस। सेल का बैकग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनल है उसका बैकग्राउंड सब्सटेंस क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के कांटेक्ट में है इनर मेम्ब्रेन, और इसीलिए इनर मेम्ब्रेन इज मोर मेड अप ऑफ डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल एंड देयर आर न्यूमरस एंजाइम्स। इस पूरी मेम्ब्रेन में कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन करना है, और सेलुलर रेस्पिरेशन करने की प्रोसेस के लिए डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग एंजाइम्स, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन एंजाइम्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये नीच में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन की स्पेशलिटी अलग है। इनर मेम्ब्रेन पे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखेंगे आप ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आउटर मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड का कॉम्पोजिशन प्लस कोलेस्ट्रॉल का कॉम्पोजिशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एंजाइम्स का नंबर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ ज़्यादा है, तो सीधा मार्क करिए इनर मेम्ब्रेन, या क्रिस्टे अगर ऑप्शन में हो तो क्रिस्टे वुड बी द राइट आंसर। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये मेरे पास जो स्पेस है, जो खाली जगह है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस का रोल सिर्फ इतना है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो प्रोटॉन्स को अंदर बाहर आने जाने देने के लिए जो स्पेस है, जो जगह है, वो यहीं पे मिलेगी, राइट। प्रोटॉन्स एकदम से इनर मेम्ब्रेन को छोड़कर आउटर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके सेल के बाहर नहीं जाने वाले, सेल ऑर्गेनल के बाहर नहीं जाने वाले, वो उसी कन्फाइंड लोकेशन पर रहते हैं। मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे ताकि हम एक ग्रेडियंट डेवलप कर सके, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा जो सेल रेस्पिरेशन चैप्टर है। फिलहाल बस इतना याद रखें कि देयर इज़ अ स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, जिसे मैं ल्यूमेन भी कह सकती हूँ। इट्स अ कैविटी जो बहुत ईजिली मार्क की जा सकती है। ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। एक कंपार्टमेंट आउटर हो जाता है और एक कंपार्टमेंट इनर हो जाता है। दिस इज इनर कंपार्टमेंट एंड दिस आई कैन लेबल एज आउटर कंपार्टमेंट, राइट। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर कंपार्टमेंट है दैट इज फिल्ड विथ होमोजेनस सब्सटेंस, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं, आई एम सो सॉरी। राइबोसोम्स जो है वो 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। प्रोटीन्स होंगे, आरएनएज होंगे, ताकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। आउटर मेम्ब्रेन के बाहर हमारा सेल जो है वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में रहेगा। देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स और कुछ नहीं है, दीज आर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ही बेसिकली रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। सो देयर इज एन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में स्पेस है। अंदर की मेम्ब्रेन में फोल्स हैं विच आर नोन एज क्रिस्टे। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में जैसे हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, वैसे ही क्रिस्टे का भी नंबर ज़्यादा होता है। तो जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, अगर अंदर बहुत सारे फोल्स दिख रहे हैं, न्यूमरस फोल्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स इट हैव मोर कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, सॉरी एनर्जी। रीज़न, उस मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, बहुत सारे F0 F1 पार्टिकल्स होंगे, एंड दैट इज द रीज़न वाई दैट विल बी मोर एक्टिव, मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज ETS होता है। मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जब भी हमारे सेल के पास ग्लूकोज आता है तो इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ तक की कहानी तो
सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाती है, लेकिन पायरुविक एसिड को मुझे अभी फर्दर ब्रेक करना है इन द एनर्जी। तो पायरुविक एसिड को मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। यहाँ पे होने वाली जो साइकिल है दैट इज क्रेब्स साइकिल, और मेम्ब्रेन में जो होने वाली है, इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जो होने वाली साइकिल है दैट इज कॉल्ड एज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज वन इन द सेम थिंग। तो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोथ द मेम्ब्रेन्स। बिसाइड्स दिस, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA प्रेजेंट है, जिसके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को एक स्पेशल नाम भी देते हैं, वी कॉल इट एज माइटो DNA। ओके, माइटो DNA, और इसी के कारण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के जैसा बिहेव करता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इस इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे F0 F1 पार्टिकल्स, ये मैंने थोड़ा सा मेम्ब्रेन का पोर्शन बनाया है। इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ ऐसे पार्टिकल्स लोकेटेड हैं। ये पार्टिकल्स को अगर हम डिटेल में देखने जाएं तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये F1 है, दिस इज F0, और यहाँ पे बेस में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज ATPase एंजाइम। सो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ कुछ स्पेशल पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। बच्चों, पर ऑक्सीजोम्स अलग हैं, ऑक्सीजोम्स अलग हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। पर ऑक्सीजोम्स जो हैं वो सेल ऑर्गेनल है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऑक्सीजोम्स की। ऑक्सीजोम्स ATP बनाने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है वो एंजाइम कैरी करते हैं। So they basically have a special enzyme which is known as ATPase, which is going to prepare the ATP. जब आप एनर्जी बना रहे हैं तो एनर्जी बनाते समय थोड़ा सा एनर्जी का खर्चा भी होता ही है, और इसीलिए प्रोसेस कैसी है, एंडेरोगोनिक, राइट, मतलब थोड़ी सी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो F0 F1 पार्टिकल हैं, इन्हें फर्नांडिस मॉर्गन ने डिस्कवर किया था, राइट। ये पार्टिकल्स बेसिकली ATP प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट यही वो एंजाइम कैरी करते हैं जिस एंजाइम से ATP बनाई जा सकती है। देखिए ज़रा कैसे, अगर ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इनर मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये लिपिड बाय लेयर हो गई, और इस लिपिड बाय लेयर में F0 F1 पार्टिकल की एक यूनिट, सिंस इट इज़ अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो वो यूनिट जो है वो इस तरीके से इसमें एम्बेडेड रहती है, और ये F0 F1 पार्टिकल ओवरऑल आपके सामने है, राइट। F0 F1 पार्टिकल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम, है ना। मैं फिर से याद दिला दूँ, ये पर ऑक्सीजोम नहीं है, इट्स ऑक्सीजोम। तो F0 F1 मिलकर ATP का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड एज ATP सिंथेटेज, राइट। और क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। रीज़न, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे स्पेशल एंजाइम्स हैं जो कि उसने खुद के DNA से प्रिपेयर किए हैं, सेमी ऑटोनोमस DNA से प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा उसके पास RNA है, अलग अलग टाइप के RNA मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जब हमें एनर्जी बनानी होगी तो हमें कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और एंजाइम्स बनाने के लिए हमें RNA की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी होंगे, एंजाइम्स भी होंगे, एंड राइबोसोम्स होंगे। लेकिन याद रखेंगे, राइबोसोम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैं, राइट। यहाँ पे जो राइबोसोम की कैटेगरी प्रेजेंट है दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है 80S, isn't it? लेकिन यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आपको मिलेंगे,
और अगर आप साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो उसका राइबोसोम होगा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. So they have primitive type of ribosome and this is the reason why माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एंडोसिम्बायोन थियोरी से रिलेट किया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के अंदर बाइनरी फिशन कर सकता है और अपने नंबर बढ़ा सकता है. तो आप याद रखें बेटा, जब हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू होता है तो इंटरफेज में एम फेज़ है, G1, G2 और S फेज़ होता है. मैं आपको एक बार समराइज करके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल डिवीजन के स्टेजेस हैं G1, S एंड G2. इसमें जो G2 फेज़ है वहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डबलिंग होता है, वहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डबल होते हैं. तो G2 स्टेज, इंटरफेज का G2 स्टेज जो है दैट विल बी द फेज और द स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डबलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने अभी आपको बना के बताया था. डायग्राम में देखकर आप समझ गए होंगे सॉसेज शेप का मतलब क्या है. इनर मेम्ब्रेन से अंदर का कंपार्टमेंट काफ़ी सरफेस एरिया बना लेता है और ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें वहाँ पे ऑक्सीजोम्स रखने हैं. ऑक्सीजोम्स जो हैं वो एटीपी का सिंथेसिस करने वाले हैं, इसलिए वी नीड मैक्सिमम सरफेस एरिया. अब अगर हम आगे चलें तो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ समराइज फंक्शन, जिनमें से कुछ फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मदद करता है, मतलब एटीपी बनाने में हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, सिर्फ एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं करता है, ये ऑक्सीडेशन भी करता है फैटी एसिड्स का, प्लस ये अमीनो एसिड्स का भी फॉर्मेशन करता है. ये भी कुछ दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के जो आपको याद रखने हैं कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाने का काम तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन भी करता है, प्लस अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस भी करता है. सो दीज आर फ्यू मोर फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए. स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, क्लोरोफिल, इन सबको भी बनाने में मदद करेगा. क्लोरोफिल को भी एनर्जी या क्लोरोफिल को भी जो एंजाइम्स की ज़रूरत है उन एंजाइम्स को प्रिपेयर करके देने में भी मदद करेगा, या यूँ कह लें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, गो बैक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बनाने के लिए भी, उनको फॉर्म करने के लिए भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिस्पॉन्सिबल. क्या हो सकते हैं ये? स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं. ये सारे कंपोनेंट्स टेम्पररी बनते हैं एज एन इंटरमीडिएट प्रोसेस में या साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद ये फिर ख़त्म हो जाते हैं. फिर जब हमें नेक्स्ट साइकिल में ज़रूरत पड़ेगी हम फिर इन्हें बना लेंगे और फिर द प्रोसेस गोज़ ऑन. सो दिस इज़ द रीज़न वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. फिर ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है. एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, माइटोकॉन्ड्रिया में ETC होता है बिकॉज इट हैव सो मेनी एंजाइम्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ electron transport chain. So here we have done with, here we are through with mitochondria. अब हम next cell organelle शुरू करेंगे and that is what is plastid. तो plastids के बारे में हमें बात करना है. The next cell organelle is plastid.